हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जो बच्चे 9th से अभी 10th में आए हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप एक बार यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको एक बार अगर चीज़ों को देख लोगे तो जब भी आप दोबारा कहीं से पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आधी सी चीज़ तो आपको, या हम कह सकते हैं कि आपको 100% यही क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ही आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे स्कूल में या कहीं भी जैसे भी आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आपको जाते हुए चीज़ें ऐसी लगेगी ये तो हमारी पढ़ी हुई है। सही है ना। तो मैं यहाँ पर ये जो वीडियो के अंदर यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं इसके यौगिक, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम शुरू करेंगे आपकी दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर नंबर 5 है, क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, है ना। और इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर में से आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं इसकी। तो देखो, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन यानी कि जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें रसायनों का क्या उपयोग है उसको हम देखेंगे। जैसे देखिए, हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, है ना। तो उसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं आपके, खट्टे, मीठे, नमकीन टाइप का, है ना। और जैसे ही हम दिनचर्या हमारी शुरुआत करते हैं उससे लेके और एकदम अंत तक हम ऐसे कई पदार्थों का यूज करते हैं जिनमें कहीं ना कोई रसायन क्या है, इन्वॉल्व है। हर चीज़ केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है हमारे दैनिक जीवन की, है ना। ऐसे ही कुछ पदार्थों का इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है, हमको पढ़ना है केवल अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। कुछ जो लवण है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में हमें देखना है साबुन और अपमार्जक, ठीक है ना। और पीएच स्केल देखनी है हमको। इसके बारे में सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अम्ल की। तो देखो, अम्ल हम 6th 7th क्लास से ही सुनते आते हैं, है ना। 8th में भी देख लेते हैं अम्ल और क्षार। तो उस टाइम पे हमें क्या बताया जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन एक नॉर्मल डेफिनेशन है, केवल स्वाद के अकॉर्डिंग, है ना, और लिटमस पत्र के परीक्षण के आधार पर। यहाँ तक हमने समझा है। क्षार की अगर हम बात करें तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, आपके लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो क्षार की बात थी। लेकिन अब 10th क्लास है तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ गया आपका। यहाँ पर हम अम्ल और क्षार को, कई अवधारणाएं हैं ऐसे इसकी। वैसे तो देखो, यहाँ पर हम 3 अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम करेंगे लुईस की अवधारणा, है ना, आर्रेनियस की अवधारणा और ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। ये सभी साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार पर इन्होंने परिभाषित किया अम्ल और क्षार को। क्योंकि देखो, एक कोई ऐसी डेफिनेशन आज तक ही नहीं बनी जो अम्ल और क्षार को डिफाइन कर सके, है ना। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी वो कुछ यौगिकों को परिभाषित कर देती है, लेकिन वो कुछ में फेल हो जाती है। इसलिए फिर से नए दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग आधार पर दिया। 10th क्लास में आपको 3 ही पढ़नी है, वैसे और भी कई होती हैं, आप आगे पढ़ोगे उनको। फिलहाल में हमें उनको ही देखना है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या। सबसे पहले चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, और मार्क्स कितने हैं? 4 नंबर का चैप्टर है। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अम्ल, और अम्ल के सामने लिखना स्टार्ट कीजिए। ये बेसिक डेफिनेशन है, फिर हम अवधारणाओं को डिफाइन करेंगे, उस टाइम लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। चलो, ये थी आपकी इसकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ। अम्ल की डेफिनेशन लिखिए आप। वे पदार्थ या यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसको आप एक ट्रिक होती है अनीला, या केवल अनिल से याद रख सकते हो। अनीला से तो बिल्कुल याद रहेगा। अनीला का मतलब अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका किसमें, क्षार में। वो क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अभी आपने क्या लिखा अम्ल की डेफिनेशन में, वे पदार्थ या यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ अम्लों के बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर।
जैसे मैं बात करूं, पहला है आपका सिरका। सिरका क्या होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ये हमारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यूज किया जाता है। जो अचार मुरब्बे वगैरह होते हैं हमारे, उनमें डाला जाता है, ये उसको संरक्षित करता है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें अम्ल होता है दोस्तों आपका CH3COOH। इसका फॉर्मूला है किसका, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, है ना। क्या है ये, एसिटिक अम्ल। ये वाला जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, एसिड अम्ल का ही एसिड का ग्रुप होता है। ये आप 12th क्लास में 11th क्लास में देख लोगे आगे, जिसके पीछे ये लग जाता है वो क्या रहता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है, तो हम नॉमेनक्लेचर पर नहीं जाएंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका सूत्र लिखिए। सही है। दूसरा देखिए आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा आपका, यहाँ लिखोगे आप फॉर्मिक अम्ल। क्या लिखोगे, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि लाल चींटी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं, जहाँ से फॉर्मिक लिया गया है आपका, है ना, तो उसके नाम से लिया गया है ये। ठीक है, पहले क्या होता था, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जो नॉमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, वो उसके प्राप्त हुए पदार्थ के आधार पर लिख देते थे। ठीक है, ये क्या थी आपकी प्राचीन पद्धति थी। कोई भी चीज जिससे प्राप्त होती थी उसका नाम उसके आधार पर रख दिया जाता था। ठीक है ना, तो लाल चींटी को फॉर्मिका बोलते थे, इसलिए उससे मिलने वाले अम्ल को फॉर्मिक अम्ल बोल दिया, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला याद रखना आपको। थर्ड अगर हम बात करें, तो अगर दूध और दही की बात करें, दूध और दही में कौन सा एसिड होगा आपका, लैक्टिक एसिड। कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। सही है। चलिए आगे देखते हैं आपका फोर्थ, नींबू और संतरे में। नींबू और संतरे में अगर हम देखें, नींबू में तो खैर, अच्छा नींबू में अलग है, संतरे में अलग है। नींबू में आपका है साइट्रिक अम्ल है। ओके, इनको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में जो टमाटर है, शायद 5 नंबर था, टमाटर और संतरे में, टमाटर और संतरे में होता है एस्कार्बेट। अब देखो बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है और आपके 10th क्लास के लेवल पर इसको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है ना, वो याद नहीं हो पाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, 12th क्लास में मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम सेब में बात करें, तो सेब में होता है आपका मैलिक एसिड। कौन सा होगा, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। तो ये कुछ साधारण सी डेफिनेशन हमने देखी थी अम्ल की, और उसके कुछ एग्जांपल देख लिए। एक नंबर में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, क्षार की। क्षार की पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। आप दूसरी हड्डी डालिएगा, क्षार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, बेस, है ना, ये लिखिए। और इसके सामने लिखोगे आप डेफिनेशन, वे पदार्थ या यौगिक जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो नीचे यहाँ पर, जैसे कि आपका MgOH का वोल्टोइस, है ना, NaOH लिख सकते हो आप, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, और अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तब लिख लेंगे। तो ये क्या थी, दोनों की साधारण डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम, कि आपके जो क्षार होते हैं, अगर हम उसको अम्ल में मिला देंगे, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, अम्ल और क्षार जब निश्चित मात्रा में मिला जाते हैं तो वो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको कहेंगे हम लवण। क्या कहेंगे, उसको लवण कहेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, आगे क्या लिखेंगे, लवण। लवण लिखने के बाद में उसमें लिखिएगा
कि अम्ल और क्षार की परस्पर निश्चित मात्रा मिलाने पर बनने वाला जल के अतिरिक्त बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाता है। जल के अतिरिक्त बनने वाला जो नया पदार्थ होता है वो क्या कहलाएगा? आपका लवण कहलाएगा। एक अभिक्रिया आपने देखी होगी क्लास 8 के अंदर, या पहले कभी ना कभी सुनी होगी, है ना, 9th क्लास में देखी होगी। या तो कि मान लीजिए, अब देखो HCl आपका क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। और मैं ले लेता हूं एक क्षार NaOH, है ना। ये क्या है? हो गया आपका अम्ल हो गया, और ये हो गया आपका क्षार। अम्ल और क्षार दोनों को जब मिलाया तो यहाँ पर एक तो मिलता है वाटर यानी कि पानी, और इनके साथ में एक नया पदार्थ बनता है, वो है आपका NaCl। तो इसी रिएक्शन की वजह से बना, तो इसको बोलते हैं हम लवण, साल्ट बोलते हैं इसमें। किसका फॉर्मूला है ये? जो हम रोज यूज में लेते हैं, खाने वाला जो नमक होता है वो है ये। क्या हुआ इसमें? इसका जो Na+ है इसके Cl- के साथ इसने बनाया NaCl, और इसका OH और इसका H मिलकर इन्होंने क्या बनाया? आपका H2O जल। और देखो इस जो अभिक्रिया होती है उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा यहाँ से निकलती है आपकी, है ना। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या होता है इसका नाम? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी इस चैप्टर में है आपका, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया उसमें डिस्कस करेंगे, तो अभी उसका कोई लोड नहीं लेना। देखो दोस्तों, आपका जो अम्ल और क्षार होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर हम अम्ल में अगर क्षार मिलाएंगे तो क्षार अम्ल के गुण को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक है ना, उदासीन कर देंगे उसको। इसी को तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करें, यानी कि जो गुण था अम्ल का उसको खत्म कर देगा या कम कर देगा, उसको हम बोल रहे हैं उदासीन, ठीक है ना। तो अम्ल क्षार क्या करते हैं? अम्ल के गुण को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट तो क्या था? क्षार अम्लों को उदासीन कर सकते हैं, और दूसरा अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अम्ल और क्षार जल में विलय हो जाते हैं, आगे देखेंगे हम। तो ये बात थी आपकी, कुछ छोटी छोटी बातें थी, यहाँ तक आपने देख लिया, है ना। चलिए अब 2 पॉइंट और हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है आपका सांद्र, है ना, और दूसरा है आपका तनु। ये 2 शब्दों को जरूर आपको याद रखना है कि सांद्र का क्या मतलब होता है और तनु का क्या मतलब होता है। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, इसको बोलते हैं डाइल्यूट। चलो मैं एक आसान से समझाता हूँ। मेरे एक एग्जाम्पल से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे ये एक गिलास है या कोई आपका कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 1 चम्मच इसमें क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, और 1 चम्मच डालने के बाद में जो बना उसको रख लिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें 10-15 चम्मच और मिला दिया। तो क्या हुआ? फर्स्ट वाले में आपका क्या है? अम्ल की मात्रा कम है, और सेकंड वाले में अम्ल की मात्रा क्या है? पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो जब आपका जो विलयन बनता है ना, जैसे अम्ल का विलयन बना है तो अम्ल की बात करेंगे, क्षार का बनाया तो क्षार की बात करेंगे। तो जिस चीज़ में हम घोल रहे हैं ना, इसको तो बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं इसको? विलायक। और जिसको इसमें घोल रहे हैं उसको बोलते हैं विलेय, ठीक है। तो जो विलेय है आपका, या जिसको हम घोल रहे हैं, उसकी मात्रा इसके कंपैरिजन में कम है, तब तो क्या होगा? वो आपका तनु होगा। तनु बोले तो पतला एक तरीके से, है ना। और अगर इसकी मात्रा अगर ज़्यादा है, ज़्यादा घोल दिया हमने उसमें, इस वाली चीज़ में अगर ज़्यादा मात्रा में घोल दिया तो वो गाढ़ा हो जाएगा। ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम सांद्र।
अगर हम अम्ल मिला रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे सांद्र अम्ल या फिर तनु अम्ल, और अगर क्षार की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे सांद्र क्षार या फिर तनु क्षार। तो आपको दोनों चीजों से मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं आगे चल के बात करूं सांद्र अम्ल बताओ क्या होता है। सांद्र अम्ल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई चीज जिसमें अम्ल मिला हुआ है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, काफी सारी मात्रा उसमें ज्यादा है, जिसमें वो मिला हुआ है उसमें उसकी मात्रा क्या है, काफी है। एक तरीके से सांद्र का मतलब गाढ़ा हो गया, सही है। और जैसे एक मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने एक ही चम्मच क्या डाली, शक्कर डाली, एक तो ये बात हो गई। दूसरे गिलास में आपने 10 चम्मच शक्कर डाल दी, तो दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा, एक में तो गाढ़ा घोल बनेगा, आप उसको हाथ से छू के देखोगे तो चिकना चिकना देखोगे, है ना, जैसे चाशनी होती है। और एक को आपको पता ही चलेगा कि इसमें शक्कर मिलाई है। तो वो जो 1 चम्मच वाला था वो तो हो गया आपका तनु विलयन और ये हो गया आपका सांद्र विलयन। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ सांद्र अम्ल को डिफाइन कीजिए, तनु अम्ल को डिफाइन कीजिए। मैंने बस केवल समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ काम आने वाली है, बड़ी क्लास के अंदर आप जाओगे तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको बाद में सुनना पड़े कि आपने 10th क्लास में सुने होंगे, आपको किसी ने बताया नहीं, मतलब पता होना चाहिए शब्दों का। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से मेरे को तो नहीं लगता आता तक क्वेश्चन आएगा। बस जो हमने अम्ल देखे थे, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और जो जो अम्ल देखे थे उनसे जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपसे ये अम्ल और क्षार की डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। फिर भी लेकिन आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है और जो भी डेफिनेशन लिखी है वहाँ से देखो, ये छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है ना, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो संकल्पनाएं हैं, है ना, आरेनियस की है, लुईस की है आपकी, और ब्रोंस्टेड लोरी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस लेसन में हम इतना ही याद रख पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है और इसको आप लिख लेना, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ओके। आपको अगर इसकी PDF भी चाहिए तो मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगा आपके लिए नोट्स की, ओके।